कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या करना है हमको, किस तरह से क्वेश्चन करना है। जैसा कि आपने देखा कि वेटेज में सबसे ज्यादा वेटेज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को मिलता है। क्वेश्चन किस पार्ट से आ सकते हैं? 3 कौवे पानी में नहा के सफेद थे, ये एक एक्सेप्शन है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि KMnO4 K2Cr2O7 से क्वेश्चन दिए बिना पेपर नहीं बन सकता। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर जेई मेंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज क्या है, कौन से सब टॉपिक का कितना वेटेज है और उसको हम कैसे प्रिपेयर करें और कहां पर हमको एम्फसाइज करना है कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए उसमें, ये इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, उनका वेटेज क्या है। सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है जेईई मेंस में। यानी इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अगर किसी में पूछे जाते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। फिर आप देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पी ब्लॉक है, फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, और फिर उसके बाद में आपका डी ब्लॉक है, फिर सॉल्ट एनालिसिस है, और फिर एफ ब्लॉक है। ये क्वेश्चंस हैं और एस ब्लॉक का वेटेज भी इस पे थोड़ा बहुत है, लेकिन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तक ही है। आइए एक एक करके इसमें देखते हैं कि हम इसमें से सबसे पहले टॉपिक लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में क्या सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और किस तरह से हम उनको प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग में पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ये देखते हैं कि बॉन्ड बनता कैसे है, किस एनर्जी पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहेगा कि मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, और किस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है। ऐसे ग्राफ में क्वेश्चन आते हैं, इसके अगर क्वेश्चन आए तो ग्राफ में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हमें पढ़ना होता है यहाँ पे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल किसे कहते हैं, हाइपोवैलेंट क्या होता है, हाइपरवैलेंट क्या होता है, ये आपको जानना है। इसके बाद आपको पढ़ना होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, वो किन के लिए वैलिडिटी उसकी कहाँ तक है, कहाँ पे ये वैलिड नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग उन्हीं कंपाउंड्स के लिए देखते हैं जिनमें एक ही सेंटर एटम होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर एक से ज्यादा सेंटर एटम है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑक्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होगा, हाइपोवैलेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, हेट्रो और हाइपरवैलेंट के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आप देखते हैं वीबीटी, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें ये, और ओवरलैपिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसा मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल पी एक्स ऑर्बिटल से वाई एक्सिस पर ओवरलैप करेगा तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये वीडियो को आप रिवाइंड कर करके बार बार देखना, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला। अगर मान लीजिए मैंने कहा है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाता है, सिखाता है। इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर थ्योरी आप पढ़ेंगे उसका ड्रॉबैक जरूर जानेंगे, फिर नई थ्योरी क्यों आई ये समझना है आपको। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि ये बताती है कि वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। ये पहला ड्रॉबैक हुआ। दूसरा ड्रॉबैक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, जबकि कभी कभी आप ये देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बन जाता है, जैसे H2+, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसे एक्सप्लेन नहीं करती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर भी एक्सप्लेन नहीं करती मॉलिक्यूल का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल के कलर की वजह भी नहीं बता सकती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं बता सकती। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो जिस पॉइंट को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम दूसरी थ्योरी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, जो यहां पर है। तो वो थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आधारित है और वेव नेचर पर आधारित है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसलिए वो अब इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद पार्टिकल नेचर पर आधारित ही हम दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज VSEPR थ्योरी। इसको पढ़ने से पहले हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। पहली कंडीशन वो जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरी कंडीशन वो जिसमें पाई बॉन्ड होता है, तीसरी कंडीशन वो कि जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है। जैसे मैंने कहा अमोनियम परक्लोरेट, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो अमोनियम का भी बताना है, परक्लोरेट का भी बताना है। अगला कंडीशन ये, जैसे PCl5 सॉलिड कहा मैंने, इसका वेपर फेज में अलग स्ट्रक्चर है, सॉलिड फेज में अलग स्ट्रक्चर है, तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा ये बताना है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि जैसे कोई कंपाउंड है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जैसे मान लीजिए मैंने NO2 कहा, तो NO2 में एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन जो वहां पर आया उसकी वजह से वो
कैसे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर सेंटर एटम में पॉजिटिव चार्ज है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज है और ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये आपको यहाँ पे देखना है हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हम VSEPR थ्योरी में आएंगे जो एक्चुअली शेप बताने के लिए होती है मॉलिक्यूल के, कि कैसे हम शेप करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से हमको जियोमेट्री पता चलेगी और VSEPR थ्योरी से हमको शेप पता चलेगा। जैसे मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, तो अमोनिया की जियोमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन उसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया जिससे उसका शेप पिरामिडल हो गया। ये हमको VSEPR थ्योरी सिखाएगी। तो VSEPR थ्योरी में ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिनमें हम बॉन्ड एंगल के बारे में चर्चा करते हैं, बॉन्ड लेंथ के बारे में चर्चा करते हैं, तो VSEPR थ्योरी पढ़ते हैं। VSEPR थ्योरी में फिर ड्रॉबैक है। VSEPR थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, लेकिन H2O में जो मॉलिक्यूल है, जैसे H2O में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जबकि PH3 में 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो होना यह चाहिए था कि H2O का जो बॉन्ड एंगल है वो कम और PH3 का बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होना चाहिए था। परंतु एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। होता क्या है कि PH3 का बॉन्ड एंगल कम होता है और H2O का ज्यादा होता है। तो ये VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। VSEPR थ्योरी ये भी बोलती है कि सारे बॉन्ड्स अगर एक सेंटर एटम से सारे एक ही टाइप के एटम जुड़े हैं तो सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, परंतु PCl5 में एक्सियल लेंथ बड़ी होती है, इक्वेटोरियल छोटी होती है। IF7 में एक्सियल छोटी होती है, इक्वेटोरियल बड़ी होती है। तो ये बातें ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसलिए हम लोग अब यहां पर पढ़ते हैं पहले पॉइंट को, यानी PH3 का बॉन्ड एंगल कम क्यों है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहां पे ड्रैगोज रूल पढ़ते हैं, जो ये बताता है कि PH3 में क्यों बॉन्ड एंगल कम है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है। दूसरा, फिर हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर पढ़ते हैं, बेंट रूल पढ़ते हैं, जो ये बताता है कि PCl5 में क्यों एक्सियल लेंथ बड़ी होती है और IF7 में क्यों एक्सियल लेंथ छोटी होती है इक्वेटोरियल से। ये इसके बाद हम लोग बेंट रूल, ड्रैगो रूल के बाद हम आते हैं बेरी-सूडो रोटेशन में। अब देखिए, अभी क्या कहा कि एक्सियल लेंथ बड़ी होती है, इक्वेटोरियल लेंथ छोटी होती है, ये हमको बेंट रूल बताता है। लेकिन PF5 मॉलिक्यूल में ये बात नहीं पता चल पाती क्योंकि वहां पे सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल दिखाई देते हैं। तो ऐसा बेरी-सूडो रोटेशन की वजह से होता है। तो हम लोग बेरी-सूडो रोटेशन का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ये पढ़ने वाले रूल्स फॉर असाइनिंग द स्ट्रक्चर्स। मान लीजिए आपको कोई भी मॉलिक्यूल देता है और उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बात करनी है, तो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कब आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, कब आप सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, कब आप परऑक्सी लिंकेज बनाएंगे, कब आप POP बॉन्ड बनाएंगे, कब आप PP बॉन्ड बनाएंगे, कब आप SS बॉन्ड बनाएंगे, ये सारा डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिससे आप कोई भी स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना होता है सिलिकेट्स और सिलिकॉन। सिलिकेट्स क्या होता है, किसे कहते हैं सिलिकेट्स, फिर वो उसके बाद उसके टाइप्स, जैसे सिंगल चेन ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट, फिर डबल चेन सिलिकेट, फिर शीट सिलिकेट, 2D शीट सिलिकेट, 3D शीट सिलिकेट, रिंग सिलिकेट, इन सब का डिटेल और इनके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे। आप इसका मॉड्यूल देखेंगे, जब आप हमारे क्वेश्चंस देखते रहेंगे तो आप इसके मतलब उसमें आते रहेंगे कि आप किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली सिलिकेट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं, कितने ऑक्सीजन अनशेयर्ड हैं, कितने ऑक्सीजन कौन सा टाइप का टेट्राहेड्रा, कौन से टाइप का सिलिकेट है, या रिंग सिलिकेट है, या चेन सिलिकेट है, या 2D शीट सिलिकेट है, या 3D शीट सिलिकेट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए छोटे छोटे पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं जिन पर आप आंसर कर सकते हैं उसको समझने के बाद। फिर पढ़ा जाता है बैकबॉन्ड। बैकबॉन्ड ये डिसाइड करता है बैकबॉन्ड एक्चुअली है क्या। बैकबॉन्ड में दो एटम के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाए, उसके बाद एक एटम अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर दे, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दैट इज बैकबॉन्ड, उसको हम बैकबॉन्ड बोलते हैं। बैकबॉन्ड में दो तरह से होता है, P से इलेक्ट्रॉन P में जा रहा हो तो p पाई बैकबॉन्ड होता है, P से D में जा रहा हो तो p पाई D पाई बैकबॉन्ड होता है। तो वो आपको p पाई D पाई बैकबॉन्ड के बारे में चर्चा करनी है। वहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कहां से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, कौन से टाइप का बैकबॉन्ड बन रहा है और उसके इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। उसके बाद ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड में आपको दो तरह का ब्रिज बॉन्ड पढ़ना होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आपको ये देखना होता है कि कौन से मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करने के लिए, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझिए कि MOT से क्वेश्चन दिए बिना पेपर ही नहीं सेट हो सकता, इसमें से तो क्वेश्चन जरूर होना ही है। तो इसमें आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है और आपसे मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाता है, sp मिक्सिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से देखिएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोक्सीमेशन आपको पढ़ना होगा इसमें पहले। ये सारी बातें आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे।
सबसे पहले आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोक्सीमेशन पढ़िएगा, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद वहां पे एक आपका ड्रॉबैक आएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी ड्रॉबैक आ गया जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे ड्रॉबैक को दूर कर रहा है, लेकिन इस अपने आप में एक ड्रॉबैक आ गया कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर B2, C2 और N2 के लिए अलग सा शो करता है, ऐसा शो नहीं करता। प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल और आपका थियोरेटिकल वैल्यूज में डिफरेंस आता है, इसलिए हम वहां पे उसको चेंज करते हैं, sp मिक्सिंग करते हैं। ये sp मिक्सिंग भी कार्बन मोनोऑक्साइड में एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे कुल्सन मॉडल पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर वो थ्योरी फिर से ब्रेक होती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कुल्सन मॉडल की स्टडी की जाती है। इस सीक्वेंस में आप इसको पढ़ेंगे। क्यों हम एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। इस ढंग से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा उसको। उसके बाद आयनिक बॉन्ड आप पढ़ते हैं, फजान्स रूल। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड होता है, ये आप जानते हैं। फजान्स रूल पढ़ना, फजान्स रूल के एप्लीकेशन पढ़ने, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होता है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड होता है, आयनिक नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर कैसा होता है, ज्यादा कम, वो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद फिजिकल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करनी है। हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर टाइप के, इसके वेरियस एग्जांपल्स आपको करने हैं ताकि आपको समझ में आए कि कहां पर आप क्या बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा लगता था कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक साल इसी में से 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही थे, इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा, ये छोटा सा टॉपिक है। 3 टाइप के वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 2 टाइप के इंटरैक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और कौन सा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसके एप्लीकेशंस की कहां पे ये लग रहा होता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो आप अपने नोट्स में से, कॉपी में से अच्छी तरह से पढ़िएगा और मॉड्यूल में से इसके क्वेश्चन कीजिएगा। फिर उसके बाद है लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे देख रहे हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्यों पढ़ते हैं हम लोग और फजान्स रूल क्यों पढ़ते हैं, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम फजान्स रूल आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी आयनिक कंपाउंड कभी भी 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है को डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फजान्स रूल की चर्चा करते हैं। जबकि कोई भी आयनिक कंपाउंड कितना कोवेलेंट होगा ये डिसाइड करने के लिए हम लोग फजान्स रूल पढ़ रहे हैं। और कोई कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें कितना % आयनिक कैरेक्टर होता है को जानने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं यहाँ पे। तो डाइपोल मोमेंट कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर बताएगा और फजान्स रूल आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक, राइट। इनमें से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन जनरली डाइपोल मोमेंट से ऐसा पूछा जाता है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, और उसी से फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो पोलर होगा उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो नॉन पोलर होगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कंपैरेटिवली वीक होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इस तरह से आप इन सीक्वेंस को समझिएगा और इसके बाद कीजिएगा। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या करना है हमको, किस तरह से क्वेश्चन करना है। जैसा कि आपने देखा कि वेटेज में सबसे ज्यादा वेटेज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को मिलता है। क्वेश्चन किस पार्ट से आ सकते हैं, इंट्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि लिगेंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल आपको जानना है, जिसमें से क्वेश्चन बहुत कई तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई बाइडेंटेड लिगेंड मिला है तो आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस बाइडेंटेड लिगेंड में कितने एटम का चीलेटरिंग बना है। आपके कई तरह से इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, वो सब आपको इसमें तैयार करना है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर क्या है, नाम कैसे रखते हैं हम कॉम्प्लेक्सेस के, इसके 5, 6, 7 जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सबसे पहले बाहर पॉजिटिव आयन होगा, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव आयन है, सिंपल नेगेटिव आयन है अगर, तो तीसरा डिफरेंट टाइप के अगर लीगेंड्स हैं प्रेजेंट तो, अगर चीलेटरिंग प्रेजेंट है तो, अगर ऐसे कोई लीगेंड्स प्रेजेंट है जिसमें नाम में डाइट्राई आता है तो उसके नंबर के लिए हम बिस्ट्रिस टर्म यूज करते हैं, वो उसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा वो। फिर पाई बॉन्ड कंटेनिंग लीगेंड अगर है तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा वो। इस तरह से ये 7 रूल है नॉमेनक्लेचर में, उसको आप पढ़ेंगे। वर्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ेंगे। वर्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर साहब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इन्होंने ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, उसके बारे में जानिएगा। फिर उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में आपको वीबीटी पढ़ना है। वीबीटी कॉम्प्लेक्स में कोवेलेंट नेचर बताता है, सीएफटी कॉम्प्लेक्स में आयनिक नेचर बताता है, दोनों थ्योरी को पढ़ना है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ना है, टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ना है, जॉन टेलर इफेक्ट पढ़ना है। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग पढ़ना है, फिर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ना है। इसके बाद आप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म में हम लोग स्ट्रक्चर्स, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ना होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, और उसके बाद आपको पढ़ना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस तरह से इसमें हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, इस तरह से इसमें आप ये इतने सारे आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल में, और जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल तो आपको पढ़ना ही है। अब
जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल में भी आपको स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़ना है मोनोडेंटेड लिगेंड लगा के, और स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़ना है बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड लगा के, बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड को लगा के। अब आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल देखना है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, बशर्ते कि लिगेंड में कोई कायरल कार्बन एटम ना आ जाए। अगर वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है दैट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अगर लिगेंड में कायरल कार्बन एटम आ गया तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों आप साथ साथ पढ़ते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड लगा के पढ़ते हैं, Ma4B2 के लिए, A4BC के लिए, A3B3 के लिए, A3B2C के लिए, A3BCD के लिए, A2B2C2 के लिए, A2B2CD के लिए, ABCDE के लिए, ABCDEF के लिए। ये मोनोडेंटेड के लिए हुआ। फिर बाइडेंटेड लिगेंड लगा के पढ़ेंगे आप ऐसे सिमेट्रिकल, फिर अनसिमेट्रिकल यानी AB टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड लगा के आप पढ़ेंगे। और इस तरह से ये आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल, ये तो आपको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आपके पास वो क्लियर होगा कि किस तरह से आपको आइसोमेरिज्म करना है। इसकी प्रैक्टिस आप जितनी कर पाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। फिर आपको पढ़ना होता है आइसोमेरिज्म के बाद में आप ऑर्गेनोमेटेलिक्स और सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। सिनर्जिक बॉन्ड जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, सिरिंज वाला इफेक्ट होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट किया, तो C और O की लेंथ बढ़ गई, M और C की कम हो गई। जब M और C की बढ़ेगी तो C और O की कम हो जाएगी। ये सिरिंज जैसा इफेक्ट होता है, इसको सिनर्जिक बॉन्ड इसीलिए कहा जाता है। जो ये सिनर्जिक बॉन्ड क्या है इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है, इसके इफेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये इसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, कौन कौन से इनके एग्जांपल हैं। इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर पूरा कीजिएगा और इसके जितने क्वेश्चन हो सकें वो क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे इसमें आप ये याद रखना VBT और CFT से क्वेश्चन आएगा तो एक्सेप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। आप ऐसा समझिए कि जहां जहां पर आप एक्सेप्शन देखेंगे उनको टिक लगा के रखिएगा। ऐसे तो क्लास में आपको लिखा दिया गया है कि कहां कहां पर एक्सेप्शंस हैं और कितने कितने फॉर्मेट इसके बन सकते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक है, क्या क्लूज हैं, ये सब आपको बताए गए हैं। आप उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे 3 कौवे पानी में नहा के सफेद हुए, ये एक एक्सेप्शन है। 3 मतलब 3+, कौवे मतलब CO, पानी मतलब H2O6। अब ये H2O6 यानी वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 होना चाहिए था, बट कौवे सफेद हो गए तो ये एक्सेप्शन है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका d2sp3 हो जाएगा। ऐसे एक्सेप्शंस आपको अपने जहन में बिठा के रखने हैं ताकि वहां पर क्वेश्चन आए तो आपको टाइम ना लगे, आप ये समझ पाए कि ये एक्सेप्शन का है, इसको हमको इस तरह से करना है। और एक्सेप्शन क्यों होते हैं इसकी वजह आप जानते हैं कि पेयरिंग एनर्जी अगर वीक फील्ड लिगेंड होते हुए भी उसकी अगर पेयरिंग एनर्जी कम और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा वीक फील्ड होते हुए भी। तो ये सब बातें आप इस तरह से बहुत डिटेल में पढ़िएगा अच्छे से और एक एक पॉइंट को कीजिएगा। और आप जैसे सपोज आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो आपके जो मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है उनको पहले कीजिएगा। फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा तो नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन कीजिएगा। वर्नर थ्योरी पढ़ी तो वर्नर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन कीजिएगा। पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा तो हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कीजिएगा। फिर आइसोमेरिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन, देन ऑर्गेनोमेटेलिक्स पर। जब पूरे आप सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लें फिर आप पूरे मॉड्यूल को लगाइएगा, PYQ सॉल्व कीजिएगा। आपका सीक्वेंस हर टॉपिक में ऐसा ही होना चाहिए। आइए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस। जबकि पहले मेंस में इसका इतना वेटेज नहीं होता था, लेकिन अब पिछले 2 साल से इसका वेटेज मेंस में भी आ गया है और ये आपको पढ़ना होता है। सॉल्ट एनालिसिस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जिनके बहुत सारे कलर्स हैं जो आपको एट अ टाइम दिमाग में होने चाहिए, और वो कलर्स जो हैं जब आप पढ़ते हैं तो आप भूलेंगे। इसलिए आप अपनी कॉपी पे उस कलर का स्टिकर लगाइएगा जिस कलर का वो कंपाउंड होगा, ताकि वो कॉपी देखते देखते आपको वो कलर याद हो जाए। तो आपको सबसे पहले इसमें सॉल्ट एनालिसिस में पहले हम ये पढ़ेंगे बेसिक रेडिकल क्या है, एसिडिक रेडिकल क्या है। एसिडिक रेडिकल में डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड ग्रुप, स्पेशल ग्रुप। ऐसे ही बेसिक रेडिकल में आप पढ़ेंगे बेसिक रेडिकल में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे, यानी 0 ग्रुप से लेकर 6 ग्रुप तक कौन कौन से रेडिकल इनमें आते हैं, कौन सा ग्रुप रिएजेंट है, कैसे इनका टेस्ट होगा। एक एक रेडिकल का टेस्ट आप डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे। यानी आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि जितने भी पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन हैं आप ये याद रखिए कि A से B बना, B से C बना, C से D बना, और कहीं पर एक कलर आया तो उस कलर को पकड़ के आपको ऊपर नीचे खींचना है, वहां से आंसर मिलेगा। आप ये मत सोचना कि कभी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट A पार्ट से ही मिलना शुरू हो जाएगा, ऊपर से ही मिलना शुरू होगा, जी नहीं।
आपको बीच में कहीं से भी आंसर मिल सकता है, आप दोनों तरफ उसको खींचेंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा कि क्या है। इस तरह से आप इसकी तैयारी कीजिएगा। कॉन्सोनेंट स्पेशल ग्रुप हो गया, सॉल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल जीरो ग्रुप टेस्ट, और आप ड्राई टेस्ट जरूर पढ़िएगा, यानी फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट। माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट पढ़ना है आपको, चारकोल कैविटी टेस्ट पढ़ना है आपको, और आपको बोरेक्स बीट टेस्ट पढ़ना है, और आपको फ्लेम टेस्ट पढ़ना है। ये ड्राई टेस्ट में इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक के बारे में बात हो रही है। जैसा कि अभी मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है कि पी ब्लॉक का सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही आपको पढ़नी है, मतलब उसका डिटेल रिएक्शंस वाले पार्ट में आपको मेंस में नहीं जाना है। तो आपको ये पढ़ना है कि बोरॉन फैमिली में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है, बोरॉन का आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो 30 सिग्मा बॉन्ड्स वाला जो स्ट्रक्चर है, जो आइकोसाहेड्रल पेंटागन नीचे बना रहता है और 10 बॉन्ड यहाँ रहते हैं सराउंडिंग में, वो स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। और उसके बाद में आपको एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा, जहां पे गैलियम में थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा, वो जिगजैग ट्रेंड आता है बोरॉन फैमिली में, आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होता है, पीरियोडिक ट्रेंड आपको पढ़ना है इसमें ना। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जाइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कार्बन फैमिली पढ़िएगा, सिलिकेट सिलिकॉन इसी में आ जाएगा, लेड और टिन भी पढ़िएगा। उसका एक जनरल कैरेक्टर आपको पढ़ना है इसमें कि आपका ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कितने एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट, C60, C70, इन सब के बारे में आपको जानना है। नाइट्रोजन फैमिली पढ़िएगा, वही पीरियोडिक ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा। ऑक्सीजन फैमिली में भी ऐसे ही बात कीजिएगा, ऑक्सीजन फैमिली का भी पीरियोडिक ट्रेंड, हैलोजन फैमिली का पीरियोडिक ट्रेंड, इंटरहैलोजन एंड स्यूडोहैलोजेंस। इंटरहैलोजन और स्यूडोहैलोजेंस में ये जरूर पढ़िएगा कि कौन से इंटरहैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर होते हैं, क्योंकि जनरली सभी कलरलेस होते हैं, कुछ कुछ कंपाउंड कलर्ड होते हैं। कौन कौन से कलर्ड होते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है और वो आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। स्यूडोहैलोजन क्या होता है, जिसमें एक नाइट्रोजन आ जाता है, वो स्यूडोहैलोजन होता है, जैसे N3- हो गया, जैसे Cn- हो गया, सब स्यूडोहैलाइड्स के एग्जांपल हैं, ये पढ़िएगा। नोबल गैसेस में जीनन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो पढ़िएगा, जीनन XeF2, XeF4, XeF6 का प्रिपरेशन पढ़िएगा, प्रॉपर्टीज पढ़िएगा, इनकी रिएक्शंस पढ़िएगा, कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है, छोटी छोटी ट्रिक्स से ये हो जाते हैं, आप इनको कीजिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि KMnO4 K2Cr2O7 से क्वेश्चन दिए बिना पेपर नहीं बन सकता, चाहे इसका क्वेश्चन फिजिकल में रिडॉक्स में डाले या किसी न्यूमेरिकल में डाले या फिर वो इनऑर्गेनिक में पूछे, यानी KMnO4 K2Cr2 से O7 से क्वेश्चन जरूर पूछता है वो। तो आपको इसको पढ़ना है, एनसीईआरटी में इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, एक एक प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ के पढ़िएगा, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन कर रहा है। उसके बाद इनके प्रिपरेशन के बारे में बात कीजिएगा, और इतने सारे कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में आपको आना चाहिए थोड़ा। AgNO3 इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन का जो इंक लगाते हैं वो AgNO3 ही होती है, इसको लूनर कास्टिक बोलते हैं। CuCl2 डिकेंस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है एज ए कैटलिस्ट। Cu2Cl2 व्हाइट कलर का होता है, Cu2O रेड कलर का होता है, CuO ब्लैक कलर का होता है, FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, FeCl3 जो लिखा है वो भी येलो ग्रीन कलर का होता है, ZnCl2 ये व्हाइट कलर का है, ZnSO4 व्हाइट है, ZnO व्हाइट कलर का होता है, गर्म करें तो पीला हो जाता है, क्यों ऐसा होता है ये डिटेल आपसे पूछा जाता है। इन सब के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के बारे में जानिएगा, इन सब के बारे में पढ़िएगा। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपको एस ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज तो पढ़नी, यानी एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है, ये जरूर देखिएगा क्योंकि यही आपको पढ़ना है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर, क्वेश्चन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको तैयारी तो करनी ही है, इन सब का प्रिपरेशन पढ़ना है और प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसमें आपको। उसके अलावा आप पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेंगे तो आपका पी ब्लॉक वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि यही उसने कहा है। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे हुआ था, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट सबसे पहले कौन साहब आए, डोबर्नियर साहब आए, उन्होंने अपना ट्रायड रूल दिया, ऐसे करते 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 वो मोजले साहब तक पहुंचे, फिर उन्होंने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पूरे 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आना चाहिए, क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए आपको, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है, हर ग्रुप में क्या ट्रेंड होता है, फर्स्ट ए ग्रुप में क्या होगा, सेकंड ए ग्रुप में क्या होगा, थर्ड ए ग्रुप में क्या होगा, 13th ग्रुप में क्या होगा, 14th ग्रुप में क्या होगा, 15th ग्रुप में क्या होगा, डी ब्लॉक में क्या होगा, एफ ब्लॉक में क्या होगा, ये सारा आपका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, और आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रिंट होना था। आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड यानी आयनाइजेशन एनर्जी की ट्रेंड के बारे में बात करते हैं हम लोग इसमें,
तो ये सारे ट्रेंड्स आपको हर ग्रुप के अलग अलग पता होने चाहिए। आप छोटे छोटे फॉर्मेट में इनको बना के रख लीजिए ग्राफ फॉर्म में, और उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, और उतना ही आपको पढ़ना है इसमें। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोट्रिक होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से बता सकते हैं आप, और जितने ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना वो बेसिक होगा। इस बारे में आप बात कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको हर एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। जैसे सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक आपको हर एलिमेंट याद होना चाहिए, उसकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, वो ट्रिक से आप याद कर लीजिए। एक्टिनाइड्स को, लेंथेनाइड्स को आप ट्रिक से याद कर लीजिए, इधर उधर की कोई ट्रिक मत अपनाइएगा, ऐसी ट्रिक अपनाइए जिससे कि सिंबल के दोनों लेटर आप अच्छे से लिख सकें। जैसे सी, सी सी पर नडपम सम युग टप डाई हो रिटम यबलो थपायु नप्पू अम कम बक्सा फिस्फम मडनोला। ये ट्रिक्स हैं इनको याद करने की। हर ट्रिक से उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहां पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने की भी ट्रिक है। आप कभी वीडियो देखिएगा हमारा, इससे एफ ब्लॉक के बारे में जो वीडियो बना हुआ है उस पर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। पूरे 118 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपकी उंगलियों की टिप्स पर हो सकते हैं। उसके बाद आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक आयनिक रेडियस, कलर, आयनाइजेशन एनर्जी, इन सब के बारे में बात कीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो आप साइज पर डिपेंड करेगा बेसिक नेचर, और हम जब इस लेंथेनाइड सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज कंपैरेटिवली छोटा होता जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। साइज छोटा होने से बेसिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एटम के, ये आपको बताना है। तो ये तो रहा कि ये आपका पूरा सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और हम उसको कैसे प्रिपेयर करें, कौन कौन से टॉपिक को कितना कितना वेटेज दें। जैसा कि आपने पहले भी देखा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, उसका सबसे ज्यादा वेटेज है। और तो अब आप फिर से वापस आ जाइए एक बार, और हमको किस तरह से तैयारी करनी है ये एक बार बहुत अच्छे से समझिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। हर चीज़ कंसेप्चुअल है इसमें, बहुत आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, और हर चीज़ हर क्वेश्चन उसका सही होना चाहिए आपसे। उसके लिए कैसे पता चलेगा कि आपके कोई क्वेश्चन इससे गलत नहीं होंगे, आप सारे मॉड्यूल कर लीजिए, आपके पास जो भी मटीरियल अवेलेबल है वो सब कर लीजिए, CPS कर लीजिए, जो भी हमारे यहाँ से जो भी मशीन से निकाल लीजिए आप क्वेश्चन पेपर, वो कर लीजिए। जैसा भी आपके पास जो भी उपलब्ध है, जहाँ का भी उपलब्ध है वो कर लीजिए। और इवन आपके पास जितना मटीरियल है वो सब आपने कर लिया तो आप मार्केट में जाके एक किताब उठा के 4 क्वेश्चन करके देखिए, पीछे आंसर देखिए, आपके आंसर सही होंगे, आप किताब वापस कीजिए, आ जाइए। हेंस प्रूव्ड कि आपको वो टॉपिक हो चुका है। अब उसी तरह से आपको केमिकल बॉन्डिंग भी करना है। केमिकल बॉन्डिंग के भी जैसा मैंने आपको बताया, इसी सीक्वेंस में पढ़ना, आप इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तभी अच्छे से वो कंप्लीट हो पाएगा। और फिर उसके बाद आप दूसरा वेटेज देंगे पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक में मतलब पी ब्लॉक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये दोनों लगभग एक ही है, क्योंकि जेई के सिलेबस में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही बोल रहा है, तो हर ग्रुप की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही आपको पढ़नी है। तो दोनों टॉपिक एक जैसे ही होगा ये वाला। सॉल्ट एनालिसिस जरूर पढ़िएगा, सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन की संभावना है, और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का ही। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप सिस्टमेटिक वे में अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, रोज रेगुलर पढ़ते हैं आप इसको, भले ही आप 15 मिनट 20 मिनट पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। एक बार ये सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप 20-20 मिनट, 30-30 मिनट, आधे घंटे दिन में 2 बार या 4 बार ऐसा करके भी आप इसको पढ़ेंगे तो भी आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सबके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।